नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की हमारी ये HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी की दूसरी क्लास है। कल हमने पहली क्लास डिस्कस की थी जिसमें हमने कुछ प्रश्न देखे थे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं और UGC नेट के ये प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, ठीक है, और हमारे सिलेबस से जुड़े हुए थे। तो इसी तरीके से आज भी हम कुछ ऐसे ही प्रश्न देखेंगे जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं और कैसे आपने आंसर करना है, ठीक है। क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न मुंशी प्रेमचंद जी से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे NCERT की बात करें, और MA में भी आपको पता है कि स्पेशल इनका एक पेपर था, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शायद इनसे ये प्रश्न बन जाए। तो आज का हमारा प्रश्न है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की कर्म भूमि बदली और उसका काव्यकल्प भी किया? तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, जो मतलब मेरे पास बुक है उसमें जैसे ही आंसर दिए हुए हैं, आज मैंने PDF बनाने की कोशिश की है। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन अनेक मुखी है। प्रथम, उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप में जोड़ने का काम किया। तो आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य है उसमें मनुष्य के जीवन से, मानव जीवन से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने मनोरंजन से निकाला। हिंदी चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उन्होंने जीवन की समस्याओं से उनको जोड़ा, जीवन की समस्याओं से रूबरू कराने की कोशिश की। चारों ओर फैले हुए जीवन और अनेक सामाजिक समस्याओं, कौन कौन सी समस्या हो जाएंगी? पराधीनता, जमींदारों, पूंजीपतियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण। तो उस समय किसानों का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था, तो इन समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है। इसके अलावा नारी पर भी इन्होंने काफ़ी मतलब साहित्य इनका है जिसमें नारी की समस्याओं को उजागर किया गया है, ठीक है। किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वैश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, उसके अलावा अस्पृश्यता, मध्य वर्ग की कुंठाएं आदि ने उन्हें उपन्यास लेखन के लिए प्रेरित किया। तो ये आम आदमी की जो समस्याएं थी, इन्होंने ही मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास लेखन के लिए प्रेरित किया। प्रेमचंद ने एक एक कर बड़ी बेसब्री से इन समस्याओं को, जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया। जितनी भी समस्याएं थी उन सभी को मतलब अपनी रचनाओं में स्थान देने की कोशिश की। सेवा सदन में अब एक एक करके उन्होंने जो मुख्य उनके उपन्यास हैं उनमें क्या समस्या उठाई गई है उनके बारे में थोड़ा जानना है। वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन लिखना कैसे है बस एक आइडिया है। सेवा सदन में उनका ध्यान मुख्यतः विवाह से जुड़ी समस्याओं, तिलक दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान और समाज में वैश्याओं की स्थिति पर रहा। सेवा सदन उपन्यास की बात है। निर्मला में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन तथा विनाश का चित्रण है। कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास प्रेमाश्रम में लक्षित हुआ और उसे पूर्णता प्राप्त हुई गोदान में। तो एक कृषक जीवन की समस्याओं को सबसे पहले उठाया गया था प्रेमाश्रम उपन्यास में, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले प्रेमाश्रम उपन्यास में इसकी बात हुई, उसके बाद गोदान में तो इसको बहुत ही मतलब गहराई से दिखाया गया, ठीक है। वैसे प्रेमचंद ने मान्य रूप से अपने प्राय सभी उपन्यासों में और विशेष रूप से रंगभूमि और कर्मभूमि में ग्रामीणों की स्थिति का बेबाक चित्रण किया है, पर गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है, ठीक है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है। संभवतः वह संसार के साहित्य में बेजोड़ है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है। इनमें सबसे प्रमुख वर्ग है किसानों का। तो सबसे ज़्यादा काम किस पर किया है? किसान के जीवन पर, जो मुख्यतः गांवों में रहता था और जो देश की समूची आबादी का लगभग 85% था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मध्य वर्ग को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। अभिजात वर्ग और नागरिक जीवन का चित्रण उन्होंने बहुत कम किया है और यहाँ ऐसे स्थल आए हैं वहाँ उनका मन रमा ही नहीं।
शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को विशिष्ट स्तर दिया है। ठीक है, यौन सुगठित और चारों ओर से दुरुस्त कथानक गढ़ने का कौशल देवकीनंदन खत्री भी दिखा चुके हैं। उनसे पहले मतलब ये काम देवकीनंदन खत्री जी ने भी किया है। पर चित्रणीय विषय के अनुरूप शिल्प के अन्वेषण का प्रयोग हिंदी उपन्यास में पहली बार प्रेमचंद ने ही किया है। उनकी विशेषता यह है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दृश्य अत्यंत सजीव, गतिमान और नाटकीय हैं। उनके उपन्यासों की भाषा की खूबी यह है कि शब्दों के चुनाव तथा वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल और बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है। ठीक है, तो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े उपन्यास कहानियां हैं, तो भाषा का भी वैसा ही प्रयोग उन्होंने किया है। पर भाषा की इस सरलता को निर्जीवता, एक रसता और अकाव्यात्मकता का पर्याय नहीं समझा जाना चाहिए। प्रेमचंद के उपन्यासों में विशेषतः गोदान में भाषा का वैविध्य जितने स्तरों पर दिखाई पड़ता है वह हिंदी के उपन्यास साहित्य में अब तक दुर्लभ है। इतनी सरल भाषा को एक साथ इतने स्तरों पर काम में लाना प्रेमचंद जैसे उपन्यास द्वारा ही संभव था। भाषा की सटीक, सार्थक और व्यंजनापूर्ण प्रयोग में वे अपने समकालीन ही नहीं बल्कि बाद के उपन्यासकारों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। वस्तुतः प्रेमचंद ने ही हिंदी उपन्यास को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान किया। तो ये हो गया प्रेमचंद से जुड़ा प्रश्न। एक बार आप इसको पढ़ोगे, कोशिश रहेगी कि पीडीएफ आपको मिल जाए। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा ताकि कोई ना कोई चीज़ आपको दे सकूं। मेरी तैयारी जैसी हो ना हो, लेकिन मुझे ऐसा है कि जितने भी कैंडिडेट आप मुझसे जुड़े हैं आपको हेल्प ज़रूर मिले। वैसे तो आपने अपने बेस पे अपनी तैयारी करनी है, तैयारी को बेहतर करना है, लेकिन हम टच में रहेंगे तो थोड़ा बस ऐसा है कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी एनसीईआरटी और हिंदी साहित्य के जितने भी मुख्य क्वेश्चन होंगे हर रोज़ 2-2, 4-4 करके हम डिस्कस करते रहेंगे। अब दूसरा हमारा जो प्रश्न है, हिंदी उपन्यास और स्वाधीनता आंदोलन। तो हिंदी उपन्यास का स्वाधीनता आंदोलन पर असर पड़ा, स्वाधीनता आंदोलन का असर हिंदी उपन्यास पर पड़ा। तो इन दोनों बातों पर नोट लिखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पढ़ते हैं फिर कैसा आंसर करना है। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वाधीनता आंदोलन का काल विशेष स्थान रखता है। यह काल राष्ट्रीय और सामाजिक उथल पुथल का काल था। ठीक है, रामदर्श मिश्र की संपत्ति में यह संक्रांति काल 2 प्रकार की संस्कृतियों का है। रामदर्श मिश्र की सम्मति में यह संक्रांति काल 2 प्रकार की संस्कृतियों का है, 2 प्रकार के मूल्यों का है, साथ ही साथ संघर्ष काल है। तो ये जो काल की बात हो रही है, किनकी नज़रों में ये संक्रांति 2 प्रकार की संस्कृतियों का है? रामदर्श मिश्र की नज़रों में। ठीक है, साम्राज्यवाद से राष्ट्रवाद का, सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता का एवं सामंती और महाजनी दोनों सभ्यताओं से शोषित किसानों और मजदूरों की शक्तियों का। राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल मची थी। ठीक है, प्राचीन भारत साम्राज्यवादी ब्रिटिश राजा से मुक्त होने के लिए तड़प रहा था। तो समय आता है 1857 का। 1857 ईस्वी में सत्य रूप से विद्रोह के स्वर, मुक्ति के स्वर साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रबल होने के बावजूद सक्रिय रहे। प्रतिरोध का क्रम टूटा नहीं। प्रथमतः तिलक, गोखले और लाला लाजपत राय एवं बाद में महात्मा गांधी का नेतृत्व, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की शहादत ने इस मुक्ति संग्राम में आग में घी का काम किया। वैसे तो हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का ही है, मतलब उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा विद्रोह होने लगा था। ऐसे में ही कुछ ऐसी घटनाएं होती कि जिसमें ये आज़ादी की लड़ाई और तीव्र होती गई। ठीक है, सन 1942 में स्वाधीनता हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध जहां की जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष किया। करो या मरो के नारे के आगे यहाँ की अंग्रेज शासन सत्ता को अंततः मुक्ति देनी ही पड़ी, लेकिन उनकी नीति जाते जाते भी देश को विभाजित कर गई। ठीक है, हिंदी उपन्यासों का स्वाधीनता आंदोलन का 2 प्रकार से प्रभाव पड़ा। हिंदी उपन्यासों पर स्वाधीनता आंदोलन का 2 तरीके से प्रभाव पड़ा। कुछ एक उपन्यासकार तो गांधी जी के प्रभाव से, स्वदेशी के प्रभाव से और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त सरकारी सेवाओं को त्याग कर आज़ादी की जंग में शिरकत करने लगे।
तो काफ़ी साहित्यकार भी ऐसे थे जो मतलब के अपनी नौकरियां वगैरह छोड़ के अपना इसी काम में लगे थे। ठीक है, जैसे प्रेमचंद ने गांधी जी के आह्वान पर स्वयं नौकरी छोड़ दी थी और सोजे वतन सदृश कहानी संकलन पर शासक सत्ता का कोपभाजन बने थे। सोजे वतन को बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें, हाँ जी, जनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर आदि उपन्यास सर्जकों ने असहयोग आंदोलन आदि में सकारात्मक रूप से भाग लिया था। जशपाल ममथनाथ गुप्त, जशपाल मनमथनाथ गुप्त आदि सशस्त्र क्रांतिकारियों के संगठन के सदस्य थे। उन्हें कई वर्षों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अगेय का उपनाम अगेय जेल में भी पड़ा था, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगेय का जो उपनाम था अगेय वो जेल में ही पड़ा था। तो ऐसा प्रश्न आपको मिले तो आपने उसको स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ते हुए आंसर करना है कि किन किन साहित्यकारों पर स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव पड़ा और स्वाधीनता आंदोलन में किन उपन्यासों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। फणीश्वर नाथ रेणु तथा विवेकी राय भी स्वाधीनता संग्राम से स्वतंत्र रहे। इसके अलावा अन्य सर्जकों ने प्रत्यक्ष स्वाधीनता आंदोलन को अभिव्यक्ति दी और आज़ादी की लड़ाई को अपनी सर्जना का उपजीव्य बनाया। प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि और गबन में मुक्ति संग्राम के दौरान जन सहयोग, नेतृत्व क्षमता और शासकों की वेद नीति आदि का प्रामाणिक वर्णन है। कर्मभूमि में 20वीं शती के तीसरे चौथे दशक का यथार्थ है। रंगभूमि संघर्ष के दौरान अहिंसा की ताकत का बयान है। तो इन सभी उपन्यास जो भी हैं इनके नाम ध्यान रखने और किसमें क्या है ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इससे प्रश्न बड़ी आसानी से किया जाएगा, आंसर आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। इस उपन्यास में सूरदास का अंत उसी प्रकार से दिखाया गया है जिस प्रकार गांधी जी का हुआ था। रंगभूमि संघर्ष के दौरान अहिंसा की ताकत का बयान है। ठीक है, इस उपन्यास में कौन से में, रंगभूमि में सूरदास का अंत उसी प्रकार से दिखाया गया जिस प्रकार महात्मा गांधी का हुआ था। गबन में देशभक्तों के विरुद्ध उपनिवेशवादियों के षड्यंत्रों का विषय बनाया गया, षड्यंत्रों को विषय बनाया गया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने दोनों स्तरों पर मुक्ति की बात की है, देशी सामंतवाद से एवं विदेशी साम्राज्यवाद से। ठीक है, दोनों तरीके से बात की है। उन्होंने कहा है कि जॉन की जगह गोविंद को गद्दी पर बैठाने से जनता की मुश्किलें हल नहीं हो जाएंगी। जनता को स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब वे व्यवस्था की कमियों को लेकर उसका विरोध करेंगे। जनता को इससे मतलब नहीं कि शासक जॉन है या गोविंद। तुलसीदास ने जनता के मन की आवाज़ को लेकर कहा कि को नृप होई हमें का हानि। जिनेंद्र व्यक्ति के मानस के रचनाकार हैं। उनके उपन्यासों में स्वाधीनता संघर्ष का विशद एवं बाह्य चित्रण नहीं हुआ है। उनके उपन्यास सामाजिक जीवन की असंगतियों, विसंगतियों, गिरते मानव मूल्यों, स्त्री की स्थिति आदि को लेकर चलते हैं। ठीक है, यशपाल और अगेय की उपन्यास रचना में क्रांतिकारी जीवन के अनुभवों की अभिव्यंजना हुई है। अगेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी में शेखर को राजद्रोह के अपराध में फांसी की सजा मिलती है। तो ये सारे उदाहरण आपने अपने उत्तर में लेने हैं ताकि एक प्रभावित सा आपका उत्तर बन सके। ठीक है, हम निरे पूरे मतलब तुक्के नहीं मार सकते। ठीक है, कोरे तुक्के नहीं मार सकते, सच्चाई हो ताकि एक बेहतर आपका उत्तर बन सके और बेहतर ही आपको नंबर मिल सके। कोशिश ये रखनी है कि कम समय में, कम शब्दों में ज़्यादा लिखने की, एक प्रभावित सा उत्तर बनाने की, ताकि आप 15 प्रश्न कर पाएँ। लेकिन अगर बात करें तो 3 घंटे में 10-10 नंबर के 15 प्रश्न करने बहुत मुश्किल कह सकते हैं और असंभव भी कह सकते हैं, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना है, अभ्यास करते रहना है और लिख लिख के देखना है। जो क्वेश्चन याद करो उसको लिख के देखो कि जितना आपने याद किया है क्या उतना लिख पाते हो कि नहीं। फांसी की सज़ा मिलती है। वह कारावास की कोठरी में बैठकर अपने अनुभव को व्यक्त करता है। स्वतंत्रता को लेकर वह कहता है कि मुक्ति, स्वराज, स्वतंत्रता कितने सुंदर शब्द हैं, किंतु कहाँ है इनके पनपने के लिए खंडित और खाद युक्त मिट्टी, जनता। तो ये चीज़ें कौन बोलता है? ये बोलता है कारावास की कोठरी में कौन? अगेय। ठीक है,
यशपाल ने उपन्यास में आज़ादी को झूठा सच कहकर व्यक्त किया है। तो यशपाल का उपन्यास झूठा सच इसी मतलब बात से जुड़ा हुआ है। देशद्रोही, दादा कामरेड आदि में वे शुरू से ही आज़ादी के संघर्ष के पदयुक्त होने से चिंतित हैं, लेकिन आज़ादी मिल जाने के बाद की उनकी निराशा झूठा सच भाग 2 में व्यक्त हुई है। झूठा सच इस कड़वी सच्चाई को उकेरता है कि अंग्रेजों के शासन में सांप्रदायिकता की जो बेल फली फूली है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक विकराल रूप में सबके गले में फांस बन गई। उसके बाद तमस की बात कर लीजिए। विषम साहनी का जो उपन्यास है, तमस के लेखक विषम साहनी ने भी आज़ादी मिलने के समय के संक्रमणकालीन यथार्थ को व्यक्त किया है। साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता, विभाजन की त्रासदी आदि पर उन्होंने कलम चलाई है। हिंदी के अन्य अनेक उपन्यासकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की सूचना और उसके साथ जुड़े भले बुरे परिवर्तनों के उल्लेख के साथ समाप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शासकों एवं शासितों के मध्य के संघर्ष को विवृति मिली है विस्तृत विवरण के साथ। मैला अंचल में बावन दास चोला उतारने वाला, मुखौटा बदलने वाला पात्र है। रामदर्श मिश्र के उपन्यास पानी के प्राचीर में आज़ादी किसको मिली है का वर्णन है। आम आदमी की आज़ादी को लेकर प्रश्नाकुलता है। आधा गांव में मुस्लिम सामंती शक्तियों की चर्चा है। कुछ उपन्यास और हैं जिनमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। 42 श्वेत पत्र, तो ये ऐसे उपन्यास हैं जिनके आप थोड़े से नाम ध्यान में रख सकते हैं ताकि आप अपना उत्तर अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भक्ति आंदोलन और लोक जागरण। हर तरीके से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो भक्ति काल है हमारे सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इस मतलब काल से जुड़ा एक आधा प्रश्न क्या 2 भी मिल सकते हैं, तो छोड़ नहीं सकते। इस बार जो मेरा अनुमान है कि हिंदी साहित्य से भी प्रश्न आएंगे, एनसीईआरटी से भी आएंगे और 2-3 क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से भी मिल सकते हैं। बाकी हम तो अनुमान लगा सकते हैं, बाकी तो उनकी मर्जी है कैसा पेपर बनाएंगे। ठीक है, भक्ति आंदोलन और लोक जागरण। पूर्व मध्यकाल की बहुरंगी साहित्यिक प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में भक्ति काव्य की रचना आरंभ हुई और इसे लोक जागृति का योगदान सुलभ हुआ। अनुभवाश्री निर्गुण साहित्य की मूल प्रेरणा प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है, जिसे श्रवण संस्कृति की ओर से बल और बढ़ावा मिला। उसका मूल उद्देश्य व्यक्तिगत उत्कर्ष के निमित्त आध्यात्मिक दृष्टि का सहारा लेना था, पर कालांतर में महायानियों द्वारा उसे बहुजन हिताय का नया मोड़ दे दिया गया, जिसमें वैदिक आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिन की ध्वनि प्रतिध्वनित थी। इसकी सफलता के लिए सदाचार तथा नैतिक भावना पर यथेष्ट बल दिया जाने लगा और आगे चलकर यह भक्ति काव्य की एक प्रमुख विशेषता बन गई। ठीक है, विदेशी तथा विजातीय मुस्लिम आक्रमणकारियों के फलस्वरूप प्रबुद्ध लोगों का ध्यान आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण की ओर भी आकृष्ट हुआ और तदनुसार आत्मरक्षार्थ उपाय करना आवश्यक प्रतीत होने लगा। हिंदू जनता मुस्लिम आक्रमणों से भयभीत होने की अपेक्षा अधिक सजग और सचेत हो गई। फलस्वरूप काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थानों में बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किए जाने पर छोटे छोटे मंदिरों की बाढ़ सी आ गई तथा घर घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो गई। यह अपने ढंग की सामूहिक जागृति थी, जिसमें व्यक्तिगत साधना की अपेक्षा सामूहिक पूजन अर्चना और भजन कीर्तन की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। यह प्रवृत्ति सगुण भक्ति के अनुकूल पड़ी। इस प्रकार सामूहिक चिंतन और व्यवहार का एक सुयोग मिला। आपसी भेदभाव को कम करने के लिए सुगम मार्ग ढूंढे जाने लगे और परस्पर टकराव के प्रति सावधानी बरती जाने लगी। समन्वय की भावना से इस दिशा में बड़ा बल और प्रोत्साहन मिला। सॉरी, आज मैंने अपने चश्मे नहीं उठाए तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, बस अब तो कंप्लीट होने वाली है। मैं भी सोचूं कि मुझे थोड़ा दिक्कत क्यों हो रही है। लोक चेतना का एक परिणाम लोक भाषाओं के बढ़ते महत्व में लक्षित हुआ और वे मनोभावों तथा हृदयोद्गारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगी। मौखिक परंपरा की स्तरीय रचनाओं को भी लिपिबद्ध कर उन्हें सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी।
मौखिक परंपरा की स्तरीय रचनाओं को भी। ठीक है, वर्ण्य विषयों के लोकप्रिय होने के कारण उनकी भाषा और शैली की सादगी तथा अनगढ़पन से कोई उल्लेखनीय बाधा नहीं पहुंची। फिर भी शास्त्रीय परंपरा के समर्थकों द्वारा उनमें ग्राम्य दोष ढूंढा जाने लगा, पर बढ़ती हुई लोक चेतना के कारण इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सका। एक और जहां महाकाव्यों के माध्यम से शास्त्रीय शैली में राजपुरुषों तथा दिव्य नायकों को महत्व दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जनजीवन की उपेक्षित अनुभूतियों को भी अभिव्यक्ति मिलने लगी, जिससे लौकिक वर्ण्य विषयों का स्वर मुखरित होने लगा। इस काल में लोकगीतों और लोक कथाओं को यथेष्ट सम्मान मिलने लगा और लोक प्रचलित एवं परिचित दृष्टांतों, रूपकों, प्रतीकों तथा लोकोक्तियों को भी यथा योग्य स्थान दिया जाने लगा। ऐसी रचनाएं लोक रुचि के अनुकूल पढ़ने लगी और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अपनी अपनी अनुभूतियों को लोक प्रचलित भाषा शैली में जनसाधारण तक पहुंचाना और रचयिताओं का उद्देश्य रहा करता था। उनके रचयिताओं का उद्देश्य रहा करता था। ठीक है, इन बातों से जनता में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और पारस्परिक सहयोग के लिए समन्वयात्मक दृष्टि से काम लिया जाने लगा। संतों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति को सूफी मत से भी प्रश्रय मिला। फिर भी भारतीय परंपरा में इष्टदेव को यहाँ प्रियतम के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं सूफी परंपरा में भी उसे प्रियतमा ठहराया गया। उपास्य के निर्गुण होने के कारण ऐसा करने में कोई बाधा न थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटु और मधुर वाणियों तक का उपयोग किया गया। उनकी कड़वड़ाहट चित्त विकार की उपज न थी, अपितु वातावरण तथा परिस्थिति की असंगतियों की देन थी, जिनके कारण उन्हें मर्मात्मक पीड़ा होती थी और आंतरिक क्षोभ के कारण कटुक्तियाँ तक कहानी पड़ जाती थी। कटुक्तियाँ उनमें इसमें उनकी सदास्यता की तीव्रता का भी बलावेग था। फलस्वरूप इस क्रम में जो रचनाएं प्रस्तुत की गईं उनमें धार्मिक सांप्रदायिकता का स्वर क्षीण प्राय हो गया। ऐसी रचनाओं में बहुधा उनके रचयिताओं के नामोल्लेख का पाया जाना भी एक अन्य विशेषता है, जिसका मूल बौद्ध व सिद्धों की रचनाओं में पाया जा सकता है। संभव है कि यह मंगोलियन प्रभाव के कारण हो अथवा प्रभावशाली केंद्र के अभाव में व्यक्तिगत मतों का महत्व बढ़ गया हो। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य परंपरागत लोकोन्मुखी प्रवृत्तियों का आश्रय ग्रहण कर अपने निर्माण लक्ष्य की ओर अग्रसर होता गया और प्रवृत्ति काव्य के लिए उपयुक्त भूमिका तैयार की। एक बार ऐसे पढ़ने से ये ध्यान में नहीं आएगा, तो इसके लिए टेलीग्राम पर आज ही ये PDF आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आपने पढ़ लेना है। अपने तरीके से ध्यान से पढ़ोगे ना तो आराम से अपने हिसाब से आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो अगर क्लास हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर तो सभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।